तो शुरू कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हेलो। नमो बुद्ध नमो बुद्धाय सरजी। नमो बुद्धाय। सर किसी का प्रश्न नहीं होगा तो आप आपके तरफ से कोई साधना रिलेटेड आपकी तरफ से बताइएगा। साधना रिलेटेड कोई डिफिकल्टी है क्या है? सर जो बता रहे कुछ समझा नहीं तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि मूलक सूत्र जो है उसके बारे में बहुत बात हो रही है। तो मूलक सूत्र को समझना बहुत आवश्यक है। तो उसमें जो है बुद्ध बताते हैं कि अगर कोई दूसरे एसेटिक लोग है या दूसरा जो धम्म को फॉलो कर रहे हैं दूसरे धम्म को, तो वो पूछे आपको तो इन सब का मूलक क्या है तो आप ऐसे बताओ। तो वो जब बुद्ध बता रहे हैं तो वो बहुत मायने रखता है, वो हमारे प्रैक्टिस के लिए बहुत आवश्यक है। किम मूल का आवसो सभ्य धम्मा, तो सब धम्म का मूल क्या है उसको हमें जानना है। धम्म यानी हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं, तो छंद मूल का आवसो सभ्य धम्मा। जब तक छंद यानी हमारी इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा तब तक वो आएगा ही नहीं। आप ये इसको दैनंदिन जीवन में व्यावहारिक उपयोग में भी देख सकते हो, या हम जो ये लोकीय या लोकोत्तर कर रहे इसमें भी आप देख सकते हो। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा आपका धम्म में, जो यानी जो भी कुछ करना है, तब तक वो आप में आएगा ही नहीं, वो धम्म आएगा ही नहीं। तो हम हमारे आजू-बाजू में देखते हैं, हमारे घर में देखते हैं कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं धम्म में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हमारे साथ में रहने वाले लोग भी इसके तरफ आकर्षित नहीं होते। उसका कारण ही छंद है, क्योंकि उनमें छंद नहीं है, उसके लिए वो आकर्षित नहीं हो रहे। और हम जो साधना कर रहे हैं, वो साधना करने वाले क्यों आकर्षित हुए, उसका कारण भी छंद है। तो छंद के वजह से ही कोई भी धम्म हम में आता है। तो इसको हमें अ, किस किस रूप में देखना चाहिए? अगर हम इसमें धम्म में हैं और हम चाहते हैं कि दूसरा भी इस तरह से धम्म का साधना करे, प्रैक्टिस करे, लेकिन उसमें अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो आप कितना भी उनको समझाओ, कुछ भी करो, वो आएँगे नहीं। और हमारे साथ में जो भी है, उनको आप कितना भी देखो, मैं बहुत से लोग हैं, कुछ भी उनको समझो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन वो बरसों से लगे हुए हैं।
जो भी उनको हो रहा है, उनसे हो रहा है, उससे उतना वो प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें वो पीछे नहीं हट रहे, वो छोड़ नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। वो लगातार आके जो भी गुरु है उनके जो भी प्रवचन होगा वो लगाते हैं, कुछ ऑनलाइन होगा तो आ जाते हैं, सुनते हैं। क्या करते हैं पता नहीं, बट वो है लंबे समय से। तो वही कारण है कि छंद, सारी चीज़ों की शुरुआत छंद से होती है। इसको हमें समझना पड़ेगा। जब तक छंद नहीं तब तक कोई कुछ भी चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं। तो उसके बाद छंद के बाद ही सारी चीज़ें होती। मनसीकार संभवे सब्बे धम्मा। मनसीकार, अभी छंद तो आ गया, अभी छंद आने के बाद मन स्वीकार करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कि उसके जो हमें आकर्षण हुआ, जो भी अच्छा लग रहा है, तो उसको ढूँढना पड़ेगा, कहीं न कहीं उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मन स्वीकार मतलब ध्यान देना। तो बहुत से लोग ऑनलाइन ढूँढते हैं, फिर जो भी कोई बनते आते हैं, उनसे मिलते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो या फिर समाधि करते हैं, समाधि करना, ये सारी जो भी प्रयास करने हैं, धम्म जानने के लिए, धम्म समझने के लिए, तो वो सारा चीज़ करते हैं, उसको कहते हैं मानसिक। ये ये अगर हम माइंड मूवमेंट देखें, एक-एक क्षण देखो, एक-एक क्षण में भी यही होता है। जब तक हमारा इंटरेस्ट ना हो, तब तक हम उस चीज़ की तरफ देखते नहीं या उसको मन स्वीकार नहीं होता हम। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती है, लेकिन सारी चीज़ें हम देखते नहीं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है या हमारा आकर्षण हो जाता है, उतना ही चीज़ हम देखते, बाकी सब हम छोड़ देते। तो ये छोड़ना जो है, ये उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है करके हो। और जो भी इंटरेस्ट होगा समझो हम बहुत देखते-देखते एकदम से पूरी तरह से नहीं देखा, ओझलता हुआ देखा है और उसकी तरफ हम आकर्षित हैं, क्योंकि उसमें हमारा छंद होता है। तो ये हर समय भी हो रहा है और कोई बड़ा अगर बड़ी बड़ी तरह से हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो फिर वो ढूँढना होता है, मन शिकार होता है। तो ये होते रहता है। तो इसको जैसे प्रैक्टिस में देखें हम, तो प्रैक्टिस में देखना चाहिए कि हमारा छंद समाधि की तरफ है, फिर उसके लिए हम कितने प्रयास किए, किस तरह से हम इस रास्ते पे बढ़ रहे हैं और उसके बाद फर्स्ट समुदय सभ्य दम्भा। तो ये फर्स्ट उस मनसीकार के बाद फर्स्ट होगा। वो हर समय हर चीज़ जो भी हो रही है सारे फर्स्ट हम उसको अटेंशन देंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे ऐसा नहीं। वो कुछ-कुछ चीज़ें होते हैं वो ग्रास्प कर लेते हैं और फिर उसके आगे चलते रहते हैं। तो ये फिर उसके बाद जैसे फर्स्ट होगा, तो वेदना समोसरण सभ्य धम्म। वेदना तो आएगी ही आएगी। तो अ, ये वो सुखद होगी, दुखद होगी, अदुखद, असुखद होगी, नि वो सुख निरामिष सुख होगा, सामिष सुख होगा, वो सारे वेदना आएगी ही आएगी। तो ऐसे हम माइन्यूटली अगर देखना शुरू करेंगे, उसको किस तरह से ये हो रहा है, तो उसकी जानकारी हमें हो जाएगी। तो बहुत बार साधकों को जैसे ध्यान ध्यान में है, तो ध्यान में भी हम देख सकते हैं किस तरह से फ़ोकस करते हैं हम, अटेंशन नाक के नीचे लाते हैं। तो अगर हम लंबे समय तक वहाँ पे रह रहे हैं, तो वेदना अच्छी आती है, नहीं रह पा रहे तो परेशान हो जाते हैं। तभी हमें समझना चाहिए कि हाँ, अभी छंद आ गया, मनसीकार आ गया, फस्य भी हो गया, लेकिन जैसे हम चाह रहे, वैसे हम नहीं कर पा रहे। जैसे हमने प्रयास लगा रहे हैं, उसके तरह से ही परिणाम हम चाह रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो उसकी वजह से हमें वेदना दुखद आ रही है। अगर अच्छा परिणाम आ रहा है, तो सुखद आ रहा है। तो ये साथ में ही होता है, फस्य भी होता है, वेदना भी साथ में ही आती है। तो ये हम ध्यान में आराम से, मतलब जो हम रेगुलर इसमें कभी इतना सूक्ष्म मन नहीं होता अपना, लेकिन ध्यान में हम देख सकते हैं। तो जैसे ही वेदना आएगी, तो उसके बाद एक ऑटो मोड होता है, ऑटोमेटिक उसके ऊपर रिएक्शन हम कर देते हैं।
तो ये जो ऑटोमेटिक मोड है, इसको रोकने का काम समाधि प्रमुख सभ्य धम्मा, समाधि उसको जानता है, वो प्रमुख हो जाती है तब। अब वेदना आ गई, फिर उसको अगर हम अ, अकुशल कर रहे हैं, कुशल कर रहे हैं, या जो भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुशल है अकुशल है, ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो समाधि में होंगे, जानकारी होंगी, तब हमें समझ में आएगा कुशल है अकुशल है या कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है भी समाधि में भी जान सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रज्ञा उतनी विकसित नहीं है। तो इस उसके वजह से समाधि आवश्यक होती है कि वो जानना है हमें कि क्या कुशल है क्या अकुशल है। वो उसके साथ प्रज्ञा आवश्यक है। प्रज्ञा धीरे धीरे, अभी तो सारे साधक बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो अभी कोई नया होगा, उनको ये तकलीफ हो सकती है कि उनकी समाधि नहीं है, तो वो परेशान हो सकते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि कुशल क्या है अकुशल क्या है, किसको रोकना है किसको बढ़ाना है। तो वो समाधि इसके लिए प्रमुख है। और फिर बाद में आते ही सती अधिपेय अधिपतेय सभ्य धम्मा। तो बाद में सती, जैसे हम समाधि में लंबे समय तक रहेंगे, फिर हमारी सती अवेयरनेस बढ़ते रहेगा। फिर वो माइंड टू माइंड हर क्षण ये सब हम इतने अलर्ट हो जाएंगे कि हम सारी चीज़ें एकदम स्लो मोशन में देख सकते हैं। जैसे हम पहले उस चीज़ों को नहीं देख पाते, उसको हम बाद में, क्योंकि हमारा मन शांत है, उसमें जो भी हो रहा है उसको हम गहराई से देख पाते हैं। वो सती ये सारी चीज़ें करवा, सती के उपस्थिति में ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। इसके लिए उसको अधिपति कहा है। मतलब वो कंट्रोल ले लेती है, अधिपति हो जाती है, सारी चीज़ों का कंट्रोल ले लेती है। तो ये जैसे जैसे हम समाधि आई, सती आ गई, फिर विमुक्ति सार सभ्यदम ने पन्युत्तरा पन्युत्तरा सभ्यदम्बा, फिर बाद में प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तो उत्तरा मतलब उच्च, सबसे बड़ी जो उच्च हो जाती है प्रज्ञा। तो समाधि के बाद सती आएगी, सती के बाद पन्य आएगी। तो यहाँ पे एक बहुत विशेष फ़र्क हम जान सकते हैं कि एक इनसाइट्स आना शुरू हो जाता है। हम समझ पाते हैं कि हाँ, ये इस वजह से ऐसे हो रहा है, इस वजह से ये नहीं हो रहा है। तो ये प्रज्ञा का काम है। तो इसके लिए वो उच्च है सबसे, क्योंकि वो प्रज्ञा ही हमें जो स्टेबिलिटी है या अ, उसके प्रस्थापित करती है, उस जो अवस्था है उसमें हमें प्रस्थापित करती है। अगर समाधि है, सती है, लेकिन वो अगर सही दिशा में नहीं है, तो वो प्रज्ञा उसमें आएगी नहीं। जैसे हम, जैसे वो निशाना लगाने के लिए शिकारी कोई समाधि में है, वो देख रहा है, और लेकिन उसमें प्रज्ञा नहीं है, तो वो गोली चलाएगा। तो वो समाधि भी होती है, बाकी जो काम करते हैं वो भी समाधि होती है, लेकिन उसमें सती और बाद में प्रज्ञा का विषय नहीं आता। तो हम ये जो ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, इसमें हमारा गोल गोल नहीं कहेंगे, ये एक जो हम धम्म अब तक जाना है, पढ़ा है, समझ रहे हैं, उसका उसकी जानकारी से के वजह से जो लिखा हुआ है, जो सूत्र में पढ़ाया गया है या धम्म बताए गए हैं, वो धम्म हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और जब अनुभव करना शुरू कर देते, ये बातें हमने कहीं पे लिखी है, पढ़ी है, कहीं पे सुनी है, बताया गया तो सुना है, लेकिन हमारा अनुभव नहीं है उसमें। जब अनुभव होता है, तो वो सही तरह से मन उसको समझ लेता है और फिर पकड़ लेता है। पहले जो किया था सिर्फ सुना था या पढ़ा था, तो वो ऊपरी लेवल पे होता है, वो अंदर तक उसकी समझ नहीं होती। जब हम उसमें प्रज्ञा, तो फिर वो अपने आप
उसको ग्रास्प कर लेता है, उसको समझ लेता है और वो जो समझना है वो कभी भी मिटता नहीं है, वो परमानेंट हो जाता है। मिटता नहीं मतलब अंडू नहीं होता है वो, कोई भी चीज़ एक बार आपने जो चीज़ समझ ली, वो समझ ली, वो आपके साथ ही रहेगी। तो ये प्रज्ञा इस तरह से हमने जो पढ़ा है, सुना है, इसको एक्सपीरियंस में, अनुभव में आने के बाद हम इस उसको सही तरह से समझते हैं और जैसे ही हम सही तरह से समझते हैं, वैसे ही विमुक्त हो जाते हैं। मतलब उसको हमने पकड़ के रखा था, उसके लिए हम उससे मुक्त नहीं हो रहे थे और जैसे हम समझ लेते हैं, हम उस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं। तो विमुक्ति सार सभ्य धम्म। तो एक धम्म शुरू हो गया छंद से, वो विमुक्ति तक आ गया। तो ऐसे ही किस तरह से हम ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये ऐसे एक-एक, एक-एक, एक-एक जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे इस राह पे, तो ऐसे विमुक्ति तक आ जाती है। विमुक्ति अ, होने के बाद वो जो उस विषय का कोई भी हमें दुःख है या उसकी वजह से कोई अस्वस्थता है, वो अब निकल जाती है, वो कभी नहीं आएगी वो। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने एक तो देखा हुआ है और फिर प्रज्ञा से उसको समझ लिया है, तो फिर मन उसको छोड़ देता है। क्योंकि उसको जो पकड़ने का कारण अविद्या था, तृष्णा था, उपादान था, वो सारी चीज़ें निकल गई। अविद्या क्या है कि 4 इसको नहीं देखना, 4 आर्य सत्यों को नहीं जानना। तृष्णा क्या है कि चाहिए। उपादान क्या है कि ये मेरा है, मेरे से दूर चला नहीं जाना चाहिए, वो मेरे साथ ही रहना चाहिए, ये मेरा ही है। इस तरह से हमारी अ, एक समझ रहती है। तो वो समझ क्योंकि हमने उसको देख लिया है, उसको समझ लिया है, तो फिर वो जो पकड़ के रहने का उपादान रहता है, वो कमज़ोर हो जाता है। अभी पूरा जाएगा नहीं, कमज़ोर हो जाता है। फिर उसको हम बार-बार, बार-बार रिपीटेडली उसको देखते रहेंगे, उसके ऊपर चिंतन करते रहेंगे, फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे पूरी तरह से निकल जाएगा। तो इस तरह से वो विमुक्ति सार सभ्य धम्म। फिर अमतो गध सभ्य धम्म। मतलब ये विमुक्ति जो है वो अमत यानी जो अमृत संस्कृत में कहे तो, यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें डूबा हुआ रहता है। तो ये विमुक्ति जब हम एक्सपीरियंस करेंगे, तो पहला उसमें जो अपने मन में विचार आता है कि इससे यही चाहिए मुझे, इससे और कुछ चाहिए ही नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सबसे हाईएस्ट जो टेस्ट करते हैं हम, वो उसको कहा जाएगा कि अमृतोगाध सभ्य धम्मा। अब जैसे वो विमुक्ति हो गई, उसके वजह से हमें समझ में आ गया वो सबसे हाईएस्ट है और फिर बाद में निब्बाण परियोजना सभ्य धम्मा। तो जो पूरी तरह से उसकी रिलिंक्विशमेंट होती है, छोड़ देता है, तो उसमें जो अ, कुछ भी बचा नहीं रहता है। सारी सब जो कुछ भी हमने उसके वजह से जो भी कुछ कर रहे हैं, जिसकी परेशानी उठा रहे, परेशान हो रहे, वो सारी चीज़ उसमें से हट जाती है, दूर हो जाती है और निब्बान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसको हमें अ अ, हर क्षण भी देख सकते हैं, हम एक बड़े लार्जर स्केल में भी देख सकते हैं। तो इसके लिए छंद बहुत आवश्यक है और छंद जो होता है वो जैसे हम ध्यान कर रहे हैं तो बहुत बार निराशा के क्षण भी आते हैं। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है ना सही से? आ रही है जी, सर। जी, आवाज़ आ रही है सर। ठीक। तो इस तरह से बहुत से क्षण ऐसे आते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो तभी थोड़ा-सा छंद हमारा कम हो सकता है या जैसे हम थोड़ी-सी मायूसी आ सकती है।
लेकिन अगर हम उसी ये सारा क्रम देखते रहे कि हाँ, हो सकता है मेरी अभी समाधि उतनी नहीं है, वेदना तक तो आते ही हम, समाधि नहीं है, सति नहीं है, फिर विमुक्ति और ये होगा, ये अगर कहा है, ये छंद तो है, तो अगर आज मेरे प्रयास थोड़े से कमज़ोर लग रहे होंगे, तो आगे जाके वो सही हो जाएँगे। तो मुझे इसको कंटिन्यू करते रहना है। मेरे प्रयास जारी है, उसमें मेरा छंद भी है। इतने समय से मैं हूँ और मैं प्रयास कर रही हूँ, तो समय जैसे ही उतना एफ़र्ट्स मेरे हो जाएँगे, कंडीशन आ जाएगी, तो फ्रूट्स तो मिलेंगे। वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें हमारे जो प्रयास है वो कहाँ कम हो रहे हैं, वो बढ़ाना चाहिए। अगर हम समाधि ज़्यादा देर तक नहीं कर पा रहे तो समाधि को बढ़ाना चाहिए। हम पूरे समय अगर जो बताया गया है कि इस तरह से करना है वो नहीं कर रहे, हम बार-बार लोकीय जीवन में बहकते जा रहे, उसको कम करना चाहिए। ज़्यादा हम सोशल हो जाते हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट होते हैं लोगों से, तो फिर हमारी समाधि वीक हो जाती है। तो इसके लिए ये चीज़ें करना आवश्यक है कि थोड़ा-सा जितना आवश्यक है उतना ही हम लोगों से इंटरैक्ट हो, जितना आवश्यक है उतना ही बाहर या लोगों से मिले। अगर आवश्यक नहीं है तो हम एकांत में रह के जितना धम्म के ऊपर चिंतन कर सकते हैं, जितना आवश्यक है उतना पढ़ सकते हैं, जितना आवश्यक है उतना समाधि कर सकते हैं। तो ये सारी पूरक चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, जो हमें देखनी चाहिए कि क्या हमारी इसमें कमज़ोरी है? अगर कमज़ोरी है तो उसको दूर करना चाहिए। कोई हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है, मतलब किसी को बहुत लंबे समय तक वो बैठ सकता है, लेकिन बाकी समय वो उतना अवेयरनेस या बार-बार वो भूल जाता है। तो फिर वो जो स्ट्रेंथ है उसको कैप्टिव कर सकता है, उसके ऊपर ज़्यादा काम कर सकता है। कोई वीकनेस है, उसको वीकनेस है करके छोड़ना नहीं है। उसको भी डेवलप करने का, उसको भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक है। जो भी वीकनेस है, उसको भी हमें दूर रखना है, वीकनेस को भी दूर करना है। अगर हम वॉकिंग में नहीं कर पा रहे, बाकी समय नहीं कर पा रहे, तो उसको हमें धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा प्रयास करके बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना है कि यहाँ मेरा होता नहीं है, तो मैं बैठ के ही करूँगा। अगर वॉकिंग में ही हो रहा है तो बैठूँगा ही नहीं, ऐसे नहीं होना है। हमें बैलेंस रखना है, प्रज्ञा के ऊपर भी काम करना है। वो अगर जो बताया गया है, इस तरह से करना है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो बार-बार हमें टॉक सुनना चाहिए। एक बार सुनने से काफ़ी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। अगर हम बार-बार सुनेंगे तो थोड़ी-सी जो भी कमी होगी हमारी, वो समझ में आएगी कि हाँ, ये जो मुद्दा है मुझे समझ में नहीं आया था। तो वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब हम सुनते हैं तो समझ में आता है। सुत्त पढ़नी चाहिए। कोई-कोई चीज़ें हमें सुत्त में स्ट्राइक हो जाती है। तो जो भी हमारे स्ट्रेंथ है उसको आप यूज़ करना, जो वीकनेस है उसको भी दूर करना है। इस तरह से हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो ये छंद है, ये छंद बहुत आवश्यक है, जिसको हमें हमेशा बरकरार रखना है और वही आपको निब्बान तक लेके जाएगा। तो ये जो छंद मूलक सूत्र है जो बहुत अ, गहरा है, इसको बार-बार हमें याद करना चाहिए, सोचना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मुझे लगा है कि ये एक्सप्लेन करना चाहिए इसके लिए। आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, इधर कोई जो बाद में जॉइन हुए उनके कोई क्वेश्चन है? यहाँ पे मैं कोई डिस्कोर्स देने नहीं, क्वेश्चन होंगे तो ही अच्छा है।
सर एक बार वो बिलास सर की क्लास में एक सर ने शेयर किया था, यहाँ पे नाक में यहाँ पे वो आना-बाना जैसे सती यहाँ दिखने वाला, उसके बारे में आप बताइए, ये सती यहाँ पे लगा। तो यहाँ नाक के नीचे ऊपर वाले ओह! होंठ के ऊपर जो हाँ। जगह है, जो आनापान है, वो हमें यहाँ पे साँस आ रही है, जा रही है, इसको देखना है। तो परिमुखं उपट्टपेत्वा अगर देखा जाए जो सतिपट्टन सुत्तम है, तो ये परिमुख हो गया। परिमुखं उपट्टपेत्वा, तो इसके सामने देखना है। अगर आप आँख बंद कीजिए या खुला भी रखिए और इसके तरफ ध्यान देंगे, तो यही एक जगह है जहाँ पे आपको हवा की हलचल या कुछ तो हलचल हो रही है, वो दिखेगी। यहाँ पे हाँ, हाँ, यहाँ पे तो बहुत ही सेंसेशन हीट और चल ये वो तो हाँ, ऐसा सब हाँ। तो ऐसा। बाकी परिमुख में ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाएगा, बोल्ड कुछ नहीं दिखाएगा जो हमारे समझ में आ जाए। तो यही चीज़ है, वो निरंतर चलती रहती है। तो हवा आ रही है, जा रही है, तो गर्म है तो गर्म लग रहा है, ठंडी है तो ठंडी लग रहा है। और हवा का जो आना-जाना है, उसके वजह से संवेदना हो रही है, टच हो रही है नाक के भीतर या बाहर, ये जगह पे, तो उसी के ऊपर रहना है। हुँ, अंदर भी नहीं जाना है, बाहर भी नहीं आना है। तो हुँ, उसके ऊपर ही रहना है, वही पॉइंट के ऊपर रहना है। यहाँ हुँ, क्यों आवश्यक है? यहाँ पे हम अपने आप का जो अ, बिंदु इसको पकड़ा है, हुँ, तो यहाँ पे हम रहेंगे। रहेंगे मतलब कोई भी हलचल जो भी यहाँ हो रही है, उसको हम जानेंगे। तो जैसे दिगम व अस्सस्सामि दिगम अस्सस्सामि पजानाति, तो दीर्घ है तो यहीं पे जान सकते हैं, ह्रस्व है तो यहीं पे जान सकते हैं। इसी इसी पॉइंट पे रहना आवश्यक है। तो अगर जैसे हम परिमुखम उपट्टपेत्वा कहेंगे, तो यहीं पे सारा सब कुछ सेंसेशन आता है, तो इसी को देखना है, इसी के ऊपर ही रहना है। जैसे संवेदना की बात आती है, तो वो पूरे शरीर में आती है। तो शरीर में आती है तो हर समय हम यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो वहाँ पे हम उतनी सती डेवलप नहीं होती। तो अगर हम हुँ, यहीं पे लंबे समय तक रहेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत मन सूक्ष्म हो जाता है, हाँ, एकदम। शांत हो जाता। हाँ, और हुँ, सारी जितनी भी एक्टिविटी है, एक हुँ, तो शारीरिक और एक तो मानसिक, मन में जो भी हो रहा है, वो भी समझ में आता है। जैसे हुँ। साँस में रहे तो मन सर आवाज तो सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? जी 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 हाँ आ रही हाँ, एक जी चार्ज आ रही। ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे रहेंगे, मन सुख। सर रिपीट करेंगे थोड़ा तो। हाँ, तो परिमुखम उपट्टपेत्वा जैसे ही बताया गया है सतिपट्टन सुत्त में, तो ये परिमुख पे सिर्फ एक ही जगह है, ये नाक के नीचे ऊपर वाले ओंठ के ऊपर, जहाँ पे हम कुछ भी अनुभव कर सकते हैं। बाकी सब जगह तो समझो संवेदना हो रही है, बट ये जो हवा आ रही है, जा रही है, तो उसका जो यहाँ से स्पर्श हो रहा है, तो यहाँ देख पाते हैं हम। तो यहाँ पे जब कुछ ठंडा लगेगा, गरम, या जो साँस छू के जा रही है त्वचा पे, वो उसका एहसास होता है, तो उसको हमें देखना है। उसके ऊपर हम निरंतर रहेंगे तो मन एकाग्र होता है, फिर सूक्ष्म होता है और सारी चीज़ें
जो भी हो रहा है उसको हम आसानी से देख पाते हैं। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी हम देख सकते हैं। जैसे हम साँस को देख रहे हैं और बीच में मन में विचार आता है, तो साँस दिखना बंद हो जाता है। तब हम समझ सकते हैं कि अभी मन में विचार आया। तो फिर से हम उसको साँस पे लेके आते हैं। फिर से साँस पे रहेंगे, फिर 1-2 मिनट में फिर से मन में विचार आएगा, तो फिर हम साँस के ऊपर हैं। आगे जाके हम चित्तानुपश्यना करेंगे, साँस पे भी रहेंगे और साँस में हम अ, विचारों में ज़रा गैप हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो साँस पे है, साँस आ रही, जा रही, आ रही, जा रही, आ रही, जा रही देख रहे हैं और फिर एक विचार आता है। तो हम विचार भी देख सकते हैं, साथ में साँस भी देख सकते हैं। तो ये आगे जाके होता है। तो इसीलिए साँस पे रहना बहुत आवश्यक है। ये बहुत आपकी समाधि बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है इससे और ये समाधि ही बाद में सती लेके आती है। तो ये जितना हम शुरुआत में समाधि बढ़ाएँगे, फिर वो ही समाधि हमें दैनंदिन जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, उसमें हम सती विकसित कर पाएँगे। तो इसके लिए पहले जब भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो बैठ के ध्यान करने को कहा गया। तो बैठ के ध्यान करने का कारण ही है ये कि आपका शरीर स्थिर होगा। शरीर स्थिर होगा तो उसके साथ मन भी स्थिर हो जाएगा। फिर उसको एक एक पॉइंट, एक बिंदु पे उसको एकाग्र किया जाएगा। फिर वो जैसे लंबे समय पे एक ही बिंदु पे रहेगा, तो एकाग्रता बढ़ती जाएगी, समाधि बढ़ती जाएगी और फिर वही समाधि हमारा सति अवेयरनेस बढ़ाती रहेगी। तो ये पहले समाधि सति को लाएगी, फिर सति रहेंगे दिन भर, तो जैसे हम बैठ के ध्यान करेंगे या वॉकिंग में ध्यान करेंगे, तो हमारी समाधि और पुष्ट हो जाएगी क्योंकि दिन भर हमने डिस्ट्रैक्शन या मन यहाँ-वहाँ भटकना बहुत कम हुआ है। तो इसके लिए वो जो पूरे दिन का अवेयरनेस है, सति है, वो हमारे ये समाधि के लिए और उपयुक्त होगा। तो और गहराई से समाधि हमारी आ जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे को बढ़ाती है। तो इसके लिए ये बार-बार करना, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे सुबह, दोपहर, शाम बहुत आइडियल होता है कि आप सुबह भी ध्यान करो, दोपहर को, शाम को। क्योंकि अगर हम समझो 2-3 दिन ध्यान नहीं की और फिर बैठे तो पहले ध्यान के लिए एकाग्र होने के लिए समय लगता है। तो फिर वो उतना समय हमारा हमें फिर से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो इसके लिए अगर कंटिन्यूटी हम रखें, ज़्यादा उसमें गैप नहीं रहे, तो फिर वो और गहरी हो जाती है और बढ़ती जाती है और फिर यही बढ़ने वाली समाधि सति बढ़ाती है, बढ़ने वाली सति समाधि बढ़ाती है और इस तरह से हमारा ध्यान और आगे जाता है। तो इसके लिए ये दोनों बढ़ाने बहुत आवश्यक है। दिन भर की सति और जो ध्यान कर रहे हैं उसमें भी समाधि। तो एक दूसरे को बढ़ाती है। नित्यानंद जी कहिए। नमो बुद्धा सर। नमो बुद्धाय। सर ये विलास सर जी ने बताया था कि सवेरे उठने के बाद 45 1 मिनट या 1 घंटा वॉकिंग मेडिटेशन करने के बाद आधा घंटा 10 मिनट थोड़ा वो खड़ा रह के ही और फिर बाद में आधा घंटा 1 घंटा बोलो बैठ के करने का मेडिटेशन। तो सवेरे तो एकदम अच्छा समझो 4:30 बजे उठते हैं तो शांत रहता। तो बैठ के अभी आप बता रहे कि बैठने से मेडिटेशन करने से पहले आप में जो श्वास लेते हैं तो ध्यान केंद्रित हो सकता है, समाधि लग सकती है। तो अब सवेरे का वो 45 मिनट जो मैं वॉकिंग करता हूँ मेडिटेशन धीरे-धीरे ये, तो वो स्किप करके ये बैठ के ध्यान करे तो चलेगा क्या फिर? नहीं, वो सर क्यों बताते हैं? सर इसके लिए बताते हैं कि बहुत से साधक सुबह उठते हैं और फिर जब ध्यान को बैठते हैं तो उसको नींद आती है उनको। नहीं, नहीं अपना वो उसका वो नहीं है। हाँ।
हाँ, तो बैठ अगर सकते हैं। अगर किसी को बैठ के ध्यान हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अच्छा, साधक अच्छा। साधक की जो भी उसको सही लगता है, उसको वैसे करना है। सर जो बता अच्छा, रहे हैं वो नींद आती है, वो हाँ, बहुत सारे साधक कंप्लेंट करते हैं, तो उनके लिए हाँ, बेस्ट है कि सुबह अच्छा, उठो और चक्रमन करो और अच्छा, फिर अच्छा, बाद में नींद उड़ जाएगी, तो फिर बैठ के हाँ, ध्यान करो। तो अच्छा, ये दोनों अल्टरनेट करना ही है, बैठने का है, चक्रमण करना है, फिर बैठना है, फिर चक्रमण करना है। ये अल्टरनेट करते रहेंगे तो ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर हम आगे जाके हम लंबा बैठ भी सकते हैं, बट शुरुआत में अगर हम दोनों करें, दोनों में हम स्किल डेवलप करें कि चल के चंक्रमण में भी अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। एक्चुअली बुद्ध कहते हैं कि संक्रमण करते। संक्रमण का जो ध्यान है वो लंबे समय तक टिकता है। तो अगर आपको तकलीफ है चलने की और बाहर नहीं जा सकते तो घर में भी कर सकते हैं। इसे ज़रूरी नहीं कि बाहर ही करना है। घर में ही अगर आप 10-12 कदम चल सकते हैं तो वो घर में भी कर सकते हैं। अगर आपको बैठ के करना है तो कर सकते हैं। ऐसे कोई पाबंदी नहीं कि संक्रमण ही करना है। आपको नींद नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठने का भी तो प्रॉब्लम नहीं, चलने का भी नहीं है। मैं हाँ, सवेरे उठने के बाद है ना, ये एक सवा घंटा ये करता हूँ चक्रमण और बैठ के मेडिटेशन, फिर वॉकिंग को जाता हूँ। हाँ, ठीक है। अगर हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप सो नहीं रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। हाँ ठीक है, आपने समझाया बरोबर, समझ हाँ, ठीक, समझ। ओके, थैंक यू। ठीक है और कोई? सर, पहले आपने प्रैक्टिस करते समय पहले स्टार्टिंग में कितने देर तक आप बैठ पाते थे? कितने देर तक स्टार्टिंग वाला? अभी तो मैं 9-9 घंटे तक मतलब कंटिन्यूअस नहीं, सिटिंग का मेरा 9 घंटे का एक दिन का रिकॉर्ड 9 घंटे भी किया है मैंने। मतलब एक तभी तो गोयनका गुरुजी का था तो मतलब एक ही घंटा बैठना ऐसा समझ था। तो 1 घंटा बैठता था, फिर टॉक सुन लिया, फिर बैठ लिया, फिर कोई सूत्र पढ़ लिया, फिर बैठ लिया। इस तरह से जब कोरोना का समय था तो हाँ, ऐसे किया। तो हाँ। मेरा जो मास्टरी है वो सिटिंग में ही, मैं लंबा बहुत बैठ सकता हूँ। हुँ। और वॉकिंग वाला मैंने अभी सीखा है। तो ओके। वॉकिंग का भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे जो लगता है कि मेरा लाभ सिटिंग से हुआ है। तो क्योंकि मैंने तभी जितनी जानकारी थी उसमें सिटिंग ही था, तो मैंने सिटिंग ही की है ज़्यादा और उससे मुझे तकलीफ़ भी हुई, मुझे स्पॉन्डिलाइसिस भी हुआ था। तो ओह! इतना लंबा बैठने से वो तकलीफ़ तो हुई थी मुझे। तो हुँ, वो तकलीफ़ होती है, सिटिंग में हमें तकलीफ़ हो सकती है या तो यहाँ का स्पॉन्डिलाइसिस या बैठ-बैठ के आपकी कमर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इसके लिए उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर दोनों हुँ, करे, खड़े वाला भी करे तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो हुँ, इसके लिए कहा गया है कि चारों पोस्चर में आपको करना है हुँ, और अगर हम किसी पोस्चर को पकड़ के रखें तो वो भी आसक्ति होती है। तो ऐसे भी हाँ, नहीं होना चाहिए। ये हमें चारों पोस्चर में करना इसीलिए आवश्यक है कि ठीक है, हुँ, अगर जहाँ जो कंडीशन है उसी में कर लो। तो अगर बैठने वाला साधक है तो वो खड़े होने वाला नहीं कर पाएगा क्योंकि खड़े होने की तो स्थिति नहीं है, तो नहीं कर पाएगा। तो अगर हम ऐसे स्किल डेवलप करें कि चारों पोस्चर में, तो हम हर समय कर सकते हैं। कहीं भी हुँ, हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाएँगे कि यहाँ पे ये हुँ, नहीं है करके मैं साधना नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं हो हुँ, इसके लिए। तो हम हुँ, तो सारे गोयनका गुरुजी के ट्रेडिशन से आए, तो हमें तो पता है वहाँ कितनी सिटिंग होते हैं, 4 बजे से रात को हुँ, 9 बजे तक, तो वही होता है, नॉर्मल। बैठ के ही होता है सारा। तो ठीक है, हुँ, लेकिन ये चारों पोस्चर में करना और अधिक लाभदायक है। हुँ, लेकिन शुरुआत में तो बैठ के ही आप अपनी समाधि विकसित कर सकते हो। हुँ।
ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर वो जैसे 8 ध्यान तक पहुंचना होता है, फर्स्ट से लेकर 8वां तक के, तो उसमें लगभग कितने समय सिटिंग हो जाती है? वैसे कोई कंटिन्यू अपन देखो, जिस हम मार्ग पे चल रहे हैं ना, जी तो ये मुंबई से दिल्ली 1000 किलोमीटर ऐसा तो डिस्टेंस है नहीं। हमें पता है ये मार्ग है। अब ये जी। कितना लंबा चलना है, कितना हम चल के आए हैं, कितना और आगे जाना है, हमें पता नहीं है। तो समय की कोई सीमा नहीं है। समय की सीमा कब आएगी? जब हम प्रयास डालेंगे और प्रयास हमें दिखेंगे कि हम कहाँ पे हैं। अगर हम कोई मग्ग प्राप्त है, फल प्राप्त है, तो फिर हमें पता है कि हमने इतनी जर्नी कंप्लीट की है। अभी हम कुछ भी नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि हम कहाँ पे हैं। तो कितनी जर्नी बाकी है, ये भी पता नहीं है। तो इसके लिए कोई टाइम नहीं है। जितना प्रयास आप डालोगे, उतना आपको समझेगा कि कहाँ पे हो, उतना आपको आसान होगा कि अभी कितना बचा है। बस यही हमारे हाथ में होता है। अगर आप पूरे दिन अभ्यास कर रहे हो, तो जल्दी आएगा रिजल्ट। अगर आप उतना नहीं प्रयास कर पा रहे हो, तो थोड़ा समय लग सकता है। तो अगर जो अभी का जो सिखा रहे हैं, उसमें अगर हम चले, तो जल्दी रिजल्ट्स आ सकते हैं। क्योंकि हम सिटिंग मेडिटेशन के साथ जो बुद्ध के जो टीचिंग्स है, पंचस्कंद है, षडायतन है, धातु है, इसका भी अभ्यास साथ-साथ कर रहे हैं, लक्षण है। तो इससे क्या है, जो जितना आवश्यक है, उतना ही हम प्रयास कर रहे हैं। तो इससे हमें पता है कि हम इतना ही करना आवश्यक है। हमें रूट पता हो गया। आज ऐसी स्थिति है कि हमें पता है कि रोड ये है, कि पहले हमें पंचस्कंद को जानना है, फिर षडायतन जानना है, धातु जानना है, फिर लक्षण जानने हैं, ये सब पता है हमें। फिर समाधि करनी है, फिर 4 ध्यान होंगे, फिर 8 ध्यान होंगे, फिर संज्ञा वेदित निरोध होगा। तो ये सब हमें पता है। अब जितना हम प्रयास डालेंगे, वैसे ही हमें समझेगा कि हम कहाँ पे हैं। तो ये प्रयास भी साधक जानता है वो कितना कर रहा है, कहाँ पे है वो भी वही जानता है, और वही बता सकता है कि वो कितना समय अभी उसको लगेगा। मतलब समय के हिसाब से नहीं, प्रयासों के हिसाब से कितना उसको प्रयास करना बाकी है। तो समय की कोई सीमा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि इतना ही करना चाहिए। लेकिन हमें अगर पूरा रोड मैप हमारे पास है, अगर हम समझे कि मुंबई से दिल्ली जाने का हमें रोड पता है, तो हम उस रोड पे चलना शुरू किए। तो अब ये दिल्ली कब आएगी, वो हमारे प्रयासों के ऊपर है। जी लेकिन दिल्ली तो आएगी ज़रूर, इतना तो निश्चित है। जी, कंटिन्यू चलेंगे तो आएगी जरूर। तो इसके लिए ये नहीं बोल सकते कि 4 घंटे समाधि करनी चाहिए, 4 घंटे संक्रमण, वो कोई ये कोई होता है, वैसा कुछ होता ही नहीं। जैसा जिसका ये है, अगर ये करते-करते ही समझो आपको पंचस्कंद समझ में आ गए, ये सारी चीज़ें लक्षण समझ में आ गए, तो कहीं भी हो सकता है वो। और सारे पुराने साधक हैं, बहुत दिनों से साधना करते आ रहे, तो उनको अभी टू द पॉइंट फ़ोकस पता है कि यही करना है। अगर वो हो गया, क्लिक हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी मेरी इतनी जर्नी बची है। तो वो साधक स्वयं ही जान सकता है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं, टाइम लिमिट हाँ, जी कितने प्रयास करने हैं। अगर कुछ समझ में आता है, तो अपने आप ही प्रयास और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जी जी वो एक ख़ासियत है। जैसे आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा, प्रयास अपने आप होना शुरू हो जाएगा। फिर सही आपको बात कुछ कुछ नहीं करना पड़ेगा। जी तो करते रहना है निरंतर। और बहुत आवश्यक है कि जो हमारा प्रयास है, वो प्योर होना चाहिए, प्योर। प्योर होने का मतलब, अभी आपने या कोई भी पूछता है कि
कितना समय लगेगा या कितना ध्यान मुझे करना चाहिए या मैं कहाँ पे हूँ, ये सवाल नहीं आने चाहिए। जी। सवाल आना मतलब विचिकित्सा हो जाती है। हाँ, तो सारा तो हम पढ़ रहे हैं, सारा तो समझ में आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि क्या करना है ये आज पता नहीं है किसी को। सबको पता है कि क्या करना है। अब किस तरह से करना है वो साधक को डिसाइड करना है, क्योंकि वो उसकी समझ क्या है, उसकी विज़डम क्या है, उसकी लेवल क्या है, वो वही जानता है। तो इसलिए हाँ, हम सही रास्ते पे ये तो श्योर है। अब प्रयास करना, चलना वो हमारे हाथ में। तो कितना समय लगेगा, हो सकता है ये मन में विचार आता है, बट मेरा काम प्रयास करना है। अगर मैं अपेक्षा करता रहूँगा तो मेरे प्रयास वीक हो जाएँगे। जैसे वो तैरने वाले आदमी का उदाहरण देते हैं बुद्ध, कि एक अ, आदमी को तैर के एक आइलैंड पे जाना है, द्वीप पे जाना है। तो अगर वो बार-बार सर ऊँचा करके देखेगा कि कितना दूर है, तो वो थक जाता है, जल्दी थक जाएगा। प्रयास भी कम हो जाते हैं। और जी। एक साधक होता है जो नीचे गर्दन रखता है और प्रयास करते रहता है। वो भी देखता है कि कितनी दूर है, बट वो बार-बार नहीं देखता। वो कभी देखना उसको डायरेक्शन मेरी सही है, तभी वो देखेगा कि हाँ, सही है, तो वो आगे बढ़ते रहेगा। इसी तरह से प्रयास हमारे एकदम प्योर होने चाहिए, कोई भी उसमें शंका नहीं होनी चाहिए। और मैं कहाँ हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। आप सही स्थिति में हो, प्रयास करते रहो, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, तो समझ में आ ही जाएगी, चीज़ें समझ में आ ही जाएगी। आप जैसे अभी फल पकने के कगार पे है, प्रयास भी कर रहे हैं, तो पकेगा ही, अभी कंडीशन आनी बाकी है। तो ये शंका नहीं आनी चाहिए, इसको दूर रखो। जैसे ही इसको दूर करोगे, अपने आप प्रयास करते जाएँगे और फिर चीज़ें होती रहेंगी। अगर कभी लगा कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर देख लो कि मेरे प्रयास सही दिशा में है कि नहीं? मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, उसको भी जाँचना आवश्यक है। ऐसे तो पता चलता ही सर, वहाँ गलतियाँ हो रही है, वो भी पता चलता है। हाँ, तो ये तो बाद-बाद में पूरा जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे ध्यान करते-करते तो गलतियाँ भी समझ में आती हैं। तो वो भी एक हमारा प्लस पॉइंट है जो बहुत दिनों ये से साथ पहले में। समझ में नहीं आते थे सर, लेकिन अब पकड़ में आ रहा है, कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ से हम गलती कर रहे हैं, वो पकड़ में आ रहा है। गुड, अच्छी बात है। तो जितने एफर्ट्स डालोगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन पूरी तरह से अ, ऐसे बार-बार उस मन में नहीं आना चाहिए कि मैं कितना केवल प्रयास अभ्यास करना है, करते हैं। क्या है? करते रहना है। बिल्कुल मन में नहीं लाना है कि मुझसे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, होगा तो ज़रूर। तो होगा प्रयास तो पक्का। प्रयास जारी रखने हैं और यही हम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? सही है ना, अभ्यास ही अपना अपने अभ्यास ही हाथ है। में। यही हमारा छंद भी है और छंद जो है वो निब्बान तक लेके जाएगा। जी, जी। इसमें शंका तो नहीं लगता सर, बस वही कि अभ्यास में ही अपन कभी कभी पीछे हो जाते हैं, कभी आगे हो जाते हैं। वो और जैसे कभी कभी कैसा कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे मैं अब स्कूल में हूँ, तो स्कूल नहीं, में ये ऐसे आगे पीछे रह होना स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। तो उसको तो भी होता ही समझना होगा। चाहिए। तो यही तो अनिश्चितता अनित्य है, यही अनिश्चय है कि हर समय वैसा ही नहीं रहता है जैसे एक हम जैसा चाहते नहीं हैं। होता है। जी। तो ये तो देखना ही पड़ेगा कि हाँ, हर समय तो ये नहीं होता है भाई, कब अच्छा है, कब नहीं है हमारे मन के हिसाब से। जी। आगे-पीछे होता है, हम गृहस्थ है तो उतना हम समय नहीं दे पाते। लेकिन जितना भी समय है, वो पूरा समय इसी में डालेंगे तो सब हो जाएगा। हो जाएगा, लोकोत्तर में रहने से सर कुछ कुछ अब हो ही जाती है ना। वही, क्या मतलब, तो उसी कारण थोड़ा सा उसी में फोकस चल रहा है सर अभी कि कहाँ अपन मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ गलतियां हो यस, रही है, उसको सुधारना है। सही बात है, गलतियाँ सुधारना बहुत आवश्यक है। जी। और जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो
उसको फॉलो करो। उसको समझने का हाँ, मुझे समझ में आ गई, ऐसे हमें लगना चाहिए। जी, नहीं तो फिर हाँ, किस तरह करना है, सर ने ऐसा कहा था तो ऐसा होता है क्या? ये कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी हाँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाहिए। ठीक है। सर और उसमें थोड़ा-सा फोकस करेंगे क्या, थोड़ा-सा वो जो अपना 11 टाइप का, जैसे अपने पंचखंड को 11 टाइप के जो देखने वाला, उसमें पिछले संडे को आपने बताया था 1-2-3 चीज़ को, लेकिन थोड़ा-सा कंटिन्यू उसको 11 तक बताएँगे क्या थोड़ा-सा? अगर हाँ, टाइम है आपके पास? कोई बात नहीं, ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जी, ये हमें लास्ट तक करना है, निब्बान तक यही करना है। जी, 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 वो मेरे को थोड़ा ठीक लगा सर, वो उसमें नहीं, ये अभ्यास। और इसमें से सार निकाल के 3 लक्षण जो है अनित्य, दुःख, अनात्म, तो इससे ही निकाल के फिर अनित्य, दुःख, अनात्म कंसोलिडेटेड हम देख सकते हैं। जी, तो जब भी हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारे में हम ये सारे 11 देख सकते हैं लक्षण। अनिच्छतो, दुःखतो, रोगतो, गंडतो, सल्लतो, अगतो, अबाधतो, परतो, पलोकतो, शून्यतो, अनත්තतो। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि अ, अगर हम चल रहे तो चलते-चलते भी हम देख सकते हैं कि चलना शुरू किया तो जैसे शुरुआत में चलती है, वो ज़्यादा स्पीड रहती है, बाद में धीरे हो जाते हैं, तो अनिच्च तो देख सकते हैं, बराबर है? जी, जी, तो पहले वाला जो तेज चल रहे थे वो कम हो गया, तो फिर उसमें पैर दुखना शुरू हो जाते हैं, दुःख तो जी, फिर यही दुखना ये रोग जैसा ही है, जब भी हम चलेंगे तो पैर तो दुखेंगे। जी, जी, तो वो रोग ही है एक प्रकार से। हाँ, तो वो फिर वो दुःख के वजह से या जकड़न है, पैर में कुछ हो गया तो वो सल्लत हो यानी चुभता है। जी, तो जो फिर बाद में गंडत हो यानी फोड़ा होता है, ऊपर से दिखता है, लेकिन अंदर बहुत पेन होते रहता है हमें, वो जी, तो गंडत हो। अगत हो यानी आघात करता है, जो भी हम करना चाहते हैं, समझो हम जल्दी जाना है तो वो हो नहीं पाता है, तो अगत हो यानी आघात करता है। अबाधित हो, हमें बाधा पहुँचाता है। परत हो यानी अभी हम समझ रहे हैं कि ये मेरा शरीर है तो हमारे हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन चलता है क्या? ज़्यादा चलेंगे तो पैर दुखते हैं। परत जी, हो हमारा नहीं है। हमारा पलोकत नहीं हो ये बार-बार कम ज़्यादा होते रहता है। रहता है, और शून्य है, मतलब जैसे हम समझ रहे हैं कि मैं वैसा नहीं। हूँ, लेकिन वो तो शून्य है, ज़ीरो है, उसमें कुछ भी नहीं है। जी, और फिर क्योंकि वो शून्य है और ये सारी चीज़ें हम अगर मेरा होता तो मैं रोक सकता, लेकिन मैं रोक नहीं पाया, इसके लिए अनत्तो यानी उसमें कोई अत्त है ही नहीं है। अच्छा ही तो ये सारी चीज़ें हम हर समय देख सकते हैं। देख सकते हैं। तो कभी-कभी हम दुःख से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब दुःख होगा तभी वो हमारी मानसिकार या हमारा ध्यान उधर आकर्षित होगा। लेकिन शुरुआत तो अनिश्चित से ही होगी। जी, अनिच्छतो, दुःखतो, रोगतो, गंडतो, सल्लतो, अगतो, अबाधतो, ये तो कंटिन्यूअस होता ही है सब में। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, अगर आप कर पाए अभ्यास के लिए है सर। तो ये अगर जैसे संज्ञा को लेकर थोड़ा सा बताएंगे सर इसको? संज्ञा यानी कोई भी चीज़ हम जानते हैं, उसको संज्ञा है। जैसे अगर आपके सामने कोई ग्रीन पंछी आ जाए तो आप क्या बोलेंगे उसको? तोता बोलेंगे ना? तो तब वो- तो ग्रीन और पंछी तो तोता, वो संज्ञा हो गई। तो इसी तरह से हम सारी चीज़ों को जानते हैं और यही संज्ञा, जैसे ही हम वेदना, संज्ञा, संकार ये तीनों साथ में उत्पन्न आती, तो हमें लगता है कि हम पहले देखते हैं, फिर उसको जानते हैं, फिर वेदना आती है, तो ऐसे नहीं होता है। वेदना आती है, फिर वो समझती है, फिर वो संखार उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें आस-पास में हम पहचान रहे हैं, वो सारी संज्ञा की वजह से। तो उसको नाम देते हैं हम सब चीज़ों को, हमने नाम दिया हुआ है, तो वो संज्ञा हो गई। तो ये संज्ञा ही सारी चीज़ों को पहचानती है और उसमें ही वेदना आती है, उसी में संखार होता है।
तो ये बाद में हमें संज्ञा निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि वो संज्ञा की वजह से पहचान हो रही है, तो वेदना आ रही है, फिर संखार हो रही है। लेकिन असल में देखिए उसका जो रूप है, उसकी जो सत्यता है, वो उसके नाम में नहीं है। हमने तो उसको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए नाम दिया गया है। पहचान के लिए। यहाँ पे एक चेयर रखी है समझो, लेकिन अगर मैं उसी चेयर के जो बाजू उसको हटा दूँ, तो वो टेबल बन जाएगा। उसी को मैं अगर और लंबा कर दूँ, तो वो चारपाई बन जाती है। तो एक ही वस्तु है, उसको हमने संज्ञा पकड़ के रखा है, लेकिन वो उसका अगर थोड़ा भी संस्करण चेंज हो जाए, तो उसका संज्ञा भी चेंज हो रहा है। वो संज्ञा को उपयोग ही हम पकड़ के रखते हैं। जी, उपयोग अगर बदल गया तो नाम भी बदल जाएगा। हाँ, तो वो संज्ञा ही हमें सारा खेल जो होता है वो संज्ञा की वजह से होता है। और जैसे ही संज्ञा का निरोध हो जाएगा, फिर वो पकड़ना ही कम हो जाएगा। हाँ, वो भी खत्म हो जाएगा। जी, थैंक यू सर। ओके, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे मतलब मेडिटेशन करते हैं, वॉकिंग या सिटिंग, तो मतलब जो ध्यान के बाद एनर्जी फ्लो ज़्यादा होता है, तो ये ज़रूरी है क्या कि उसमें वाइब्रेशन आना चाहिए या एनर्जी फ्लो, या दोनों अल्टरनेटिव होते हैं या एक ही होता है, कैसे होता है? नहीं, एनर्जी फ्लो में वाइब्रेशन ही है। एनर्जी फ्लो मतलब कुछ अलग नहीं होता है, मतलब लेकिन संवेदना कम आती है और वो ज़्यादा लगता है कि मतलब अंदर से ऐसा वाइब्रेट हो रहा है। तो मतलब मुझे ये पूछना था कि ये नहीं है, डाउट नहीं है, बस पूछना था कि ऐसा होता है क्या कि नहीं वो संवेदना आना ही चाहिए ऐसा? नहीं, संवेदना भी आएगी ना। एनर्जी मूवमेंट होगी तो संवेदना तो आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि तो मूवमेंट हो रही है ज़्यादा। ना, वहाँ पे मूवमेंट हो रही है ना, इसके लिए संवेदना बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि जैसे सर बोले थे कि वर्टिब्रा में अपना मतलब स्पाइनल कॉर्ड में ज़्यादा ये होना चाहिए मूवमेंट, पर ज़्यादा स्पाइनल हाँ, तो ज़्यादा या कम नहीं होता है। अगर आपको ऐसे लग रहा है ना, तो आपको क्या करना है, आपका जो ध्यान है ना, वो यहाँ से लेके नीचे तक उसको ध्यान देना है। वो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसके ऊपर ध्यान देना है, ऊपर से नीचे उसको देखना है। तो अगर वो एनर्जी मूवमेंट है, तो आपको समझ में आएगा कि अभी उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसके पता चल जाती है। तो यहाँ से ही शुरुआत होती है और वो नीचे तक चला जाता है। तो वो जो है वो कभी-कभी जल्दी भी चला जाएगा, कभी बहुत समय तक भी रह सकता है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो अभी देखा आपने और अभी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो एनर्जी मूवमेंट तो होते रहता है। आप देख सकते हो कि अभी उसका पोज़ीशन यहाँ पे है, अभी नीचे गया, अभी यहाँ पे है, वो भी आपको समझ में आता है। तो वो कोई चिंता का कोई विषय नहीं है नहीं, एनर्जी। चिंता वो नहीं है सर। मुझे मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा ना यहाँ पे ज़्यादा ये होता है, मतलब वहाँ से वाइब्रेशन होता है और वो उसके साथ में बॉडी में ही होता है। एक तो मेरा थोड़ा सर दर्द का प्रॉब्लम है, तो ये जगह है ना, वो वहाँ पे ज़्यादा ये वाइब्रेशन होता है आप और से उसके साथ में बॉडी हिलती है पूरी। ये सेंटर पे बोल रही है आप? हाँ, हाँ, ये मतलब ये आईब्रो के बीच या ये वाला? ये नॉर्मल तो चीज़ है, ये होता ही उसके है, साथ में पूरी बॉडी उसके साथ में ये वाइब्रेट होती है। सभी साधकों को होता है। हाँ, तो वो थोड़ा सर दर्द का प्रॉब्लम है, तो मुझे वो समझ में नहीं आ लेकिन रहा आप कि अगर मेरा सर दर्द है या नहीं, वाइब्रेशन। आप अगर ध्यान से निकल आओगी, तो कितने देर हाँ, तक रहता है? ध्यान नहीं करोगे तो तो? निकल जाता है, हाँ? निकल जाता है, मतलब बंद हो जाता है फिर। डोंट वरी, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके साथ में बॉडी पूरा वाइब्रेट होता है, पर शुरू यहाँ से ही होता है और मतलब इसमें नहीं जाता है, पर वहीं से हो रहता है वो। ठीक है, नॉर्मल है एक्सपीरियंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। वो उसको कुछ कर भी नहीं सकते हम।
हाँ, वो तो सर ने बताया, उसको ऑब्जर्व उसमें करना है, बस है, हाँ, अभी ये है, नहीं ठीक मुझे बस है ये तो है। कंफर्म करना था कि वो मेरा सर दर्द है या इसका नहीं, है। अगर ध्यान से बाहर उठने के बाद बंद हो रहा है, तो वो ध्यान का ही परिणाम। अगर वो ध्यान से और वो बाहर भी रह रहा है, तो फिर चिंता का विषय। ध्यान के बाहर भी कभी-कभी आधा 1 घंटा वो रहता है, उससे ज़्यादा हाँ, रह रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। और और जैसे अपन रहते हैं ना, दिन भर उसमें रहते हैं ना, मतलब करते रहे कुछ ना कुछ, तो थोड़ा बहुत कभी ब्रेक होता है, कभी करते रहते हो, तो वो थोड़ा दिन भर मेरा ऐसा चालू रहता है रहेगा, कोई कि प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा मतलब वो अंदर से हुँ, इतना पेनफुल नहीं रहता है, पर उसके हुँ। साथ में तो फिर कभी-कभी क्या होता है ना कि सर भारी हो जाता है। फिर दूसरा कुछ करना पड़ता है, या थोड़ा-सा टीवी देखे, या थोड़ा-सा कुछ ऐसा थोड़ा मतलब डाइवर्ट करना पड़ता है फिर। हाँ, होता है, ऐसे होता है। लेकिन उसमें हाँ, तो टीवी देखना नहीं, टीवी मतलब ज़्यादा तो नहीं देखते। हाँ, बस 15 रिलैक्स मिनट, कर आधा सकते हैं, घंटा, कुछ थोड़ा-सा मतलब वो उसमें से बाहर निकलना पड़ता है हाँ, ठीक है, कि नहीं अगर तो फिर वो ज़्यादा ये होता है, मतलब ज़्यादा बढ़ते रहता है, फिर नहीं वो भी होता नहीं है कर वो, पाते फिर। अगर हम ज़्यादा वीर्य डालें, तो होता है वैसे। बहुत कंटिन्यूअस सिटिंग करें या कंटिन्यूअस ध्यान करें, तो ये आता है, वो नॉर्मल है। आप अगर हुँ, एक आध दिन आपका ये ऐसा जो रोज का शेड्यूल है वो नहीं हुआ, तो आपको उस दिन नहीं होगा कुछ। नहीं होता लेकिन है। आप 4-5 सिटिंग कर रहे हैं, तो ये होता है। ठीक है, थैंक यू। और कोई है प्रश्न? नहीं होगा तो एक 2 मिनट के लिए मैं एक विषय था जो अभी बात हुई थी, तो कम्म के बारे में हमारे साधक है, उनके बहुत सारे गलतफ़हमियाँ है, तो उसको मैं क्लियर करूँगा कि ये जो हमें जो शरीर मिला है और जो हमें वातावरण मिला है, यहाँ तक कम्म का प्रभाव होता है। उसके बाद जो जीव उत्पन्न होता है, वो जो भी एक्शन करेगा, वो नया कम्म बनाएगा। तो अगर जो बात हुई थी मेरी, उस उनका कहना था कि उनका पति जो है, उनको कम्म के वजह से मिला है और वो उनको मारपीट करता है, फिर भी वो नहीं छोड़ रही उसको, और उनका कहना है कि ऐसे मैं अपनी खंती पार में बढ़ा रही हूँ। तो ये गलत धारणा है, कम्म के वजह से पति नहीं मिलता है। ये सारे जो जीव बाद में उसका जो भी वो करता है, उसके वजह से वो कृति करता है, उसमें वो आता है। और खंती पारमी ऐसे नहीं बढ़ती है कि आप किसी का मार खाओ और फिर आपकी खंती पारमी बढ़ेगी। हम ध्यान में जो भी प्रयास करते हैं या फिर बाद में जो भी कोई हमें कुछ करता है, फिर भी हम संयम रखते हैं, वहाँ पे हमारी खंती पारमी बढ़ती रहती है। तो कुछ गलत धारणाएँ साधकों की है, जिसको उनको दूर करना चाहिए। बुद्ध का जो कम्म का सिद्धांत है, वो ऐसे नहीं है कि आप जन्म में आए, तो उसके बाद आपने जो भी किए हुए, वही आप भुगत रहे हो, ऐसे नहीं है। ये सारे ऐसा होता तो हम कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएँगे, ना ये पद पे आगे बढ़ पाएँगे, क्योंकि हम कम ही वैसे लेके आए, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे पास उदाहरण है अंगुलीमाल का, हमारे पास उदाहरण है महामुद्गलन का। अंगुलीमाल ने इतने बुरे कर्म करने के बावजूद भी वो बुद्ध के संपर्क में आए और अरहंत हो गए। वही महामुद्गलान जो अरहंत भी हो गए, बट उनका एक पुनः उनके जो पहले वाले जन्म का एक कर्म था, उसकी जो विपाक है, उनको अरहंत होने के बाद भी भुगतना पड़ा। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी हम प्रेज़ेंट मोमेंट में जो कर रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर होगा, भविष्य होगा, और जो भी हमने अतीत में किया हुआ है, वो हमारा अभी का प्रेज़ेंट है। अभी का प्रेज़ेंट मतलब जो हमारा जन्म मिला है, मनुष्य जीवन, या हम किस परिस्थिति में जन्मे हैं, उस उधर तक ही उसका प्रभाव होता है। उसके बाद जो भी हम
कर रहे वो उसका एक अलग से कर्म निर्माण होता है। अगर हम कुशल करते रहेंगे तो जो भी कुशल के हमारे विपाक होंगे वो आना शुरू होंगे। अगर हम अकुशल करेंगे तो जो भी अकुशल के विपाक होंगे वो आना शुरू होंगे। तो इसीलिए उसको समझना चाहिए कि ऐसे नहीं है कि हम कर्म से बंधे हुए हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी जैसे हम कुशल में रहेंगे तो अपने आप ही जो अकुशल को समझे उसका विपाक आना होगा तो वो डाइल्यूट होके आएगा, उतना हानि नहीं पहुंचाएगा। और अगर हमने बहुत अकुशल किया और अभी भी अकुशल कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि वो उस ज़्यादा उसके परिणाम और वह फल यानी बहुत बढ़ के आते हैं। तो ये बहुत समझना आवश्यक है। जो रूढ़ी परंपरा से जो कर्म का है बताया गया है कि वो जो लिखा है लिख के रखा है और उतना ही उसका परिणाम आएगा, उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी प्रतीच्य समुत्पाद है, जैसा है वो कारण है परिणाम आएगा। तो ये बहुत समझना आवश्यक है। गलतफहमी में नहीं लेना है कर्म को। ये बुद्ध की टीचिंग को उल्टे दिशा में लेके जा रहे हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे तो फिर हम कभी भी धम्म का अभ्यास या आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा नहीं होता है। हम अभी जो भी करेंगे उसका उसके हिसाब से ही जैसे कार्य किया उसका परिणाम आएगा। तो ये मुझे लगा कि इसकी जानकारी देना आवश्यक है। अगर इस पे किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अभी बंद कर सकते। तो ये समझ में आया कर्म के बारे में? जी क्लियर हो गया सर। ओके, ठीक है। तो अभी क्लोज कर सकते हैं फिर? जी ओके, टाइम भी हो गया। थैंक यू सर। चलो ठीक है। सबको थैंक यू सर, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सबको फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमो बुद्धाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।